वहाँ कस्टमर खड़े इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ बैठ के कलाकारी कर रहा है। रुक, आज तेरी काम चोरी निकालता हूँ मैं। माफ कर दो सर, गलती हो गई, मैं अभी जाके काम देखता हूँ। नहीं नहीं, तू क्यों देखेगा काम? तुझे तो मैंने यहाँ आराम फरमाने के लिए ही रखा है ना। तेरा हर रोज का नाटक है ये। काम के समय ये कलाकारी सूझती है तुझे। ठहर, आज मैं ये बवाल हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। और इतना कहकर उस ढाबे के मालिक किशोर ने राजू के वो सारे कागज फाड़कर फेंक दिए जिन पर वो इतने मन से सुंदर सुंदर डिजाइन बना रहा था। ये देखकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। असल में राजू कभी भी उस ढाबे पर वेटर का काम नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे तो एक मशहूर डिजाइनर बनना था। लेकिन हालात के आगे राजू मजबूर था। अब चलो भी तुम दोनों, पहले ही कितनी देर हो गई है। हाँ जी, बस हो गया। अब चलिए, मैं और राजू चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पापा, हम मार्केट से क्या क्या खरीदने वाले हैं? आप अब स्कूल जाने वाले हो ना बेटा, तो आपके स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदनी है। फिर आपके लिए स्कूल बैग भी लेना है। हाँ पापा, और मेरे लिए एक नई ड्राइंग बुक और नए कलर्स भी लेना। अच्छा बाबा, ठीक है, वो भी दिला देंगे। मुझे पता है आपको ड्राइंग करना कितना अच्छा लगता है। पापा पापा, वो देखिए, वहाँ आइसक्रीम मिल रही है। मुझे आइसक्रीम खानी है। नहीं बेटा, वो आइसक्रीम कॉर्नर रोड के दूसरी तरफ है और हमें इस तरफ से शॉपिंग करनी है। मम्मा प्लीज, मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। कावेरी, अब ऐसा करो, तुम राजू के साथ यहीं रुको, मैं इसके लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है। उस एक्सीडेंट ने राजू से न सिर्फ उसके पिता राजेश का साथ हमेशा के लिए छीन लिया, बल्कि उसकी सारी खुशियां भी छीन ली। हालांकि इस सब के बाद राजू की माँ कावेरी ने सब कुछ संभालने की कोशिश की। वो सिलाई का काम जानती थी, लेकिन इस काम से वो सिर्फ पेट भरने का इंतजाम कर पाती थी। ऐसे ही कई साल गुजर गए। राजू बड़ा तो हो रहा था, लेकिन उसके सपने अब उससे दूर हो गए थे। राजू को बचपन से ही ड्राइंग का बहुत शौक था, लेकिन फिलहाल तो कावेरी उसे स्कूल भी नहीं भेज पा रही थी। वो सारा दिन सिलाई का काम करती, तब कहीं जाकर घर का चूल्हा जल पाता था। फिर एक दिन, अरे राजू, ले जरा ये धागा सुई में तो डाल दे, आधे घंटे से कोशिश कर रही हूँ। हाँ माँ, लाओ। आह, ओहो, उफ। अरे माँ, ये क्या कर लिया? कितना खून बह रहा है। पता नहीं बेटा, अचानक ही आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और मशीन की सुई कपड़े के बजाय उंगली पर चल गई। राजू फौरन कावेरी के घाव को साफ करके उस पर एक कपड़े की कतरन बांध देता है। वो बहुत ही उदास था, क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी माँ किन हालात से गुजर रही है। राजू, ऐसे उदास क्यों हो गया बेटा? तू परेशान मत हो, सिलाई के काम में तो ये सब होता ही रहता है। मामूली सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। नहीं माँ, आपको पिछले हफ्ते भी ऐसी ही चोट लगी थी, और मुझे पता है आपको सारा दिन सिर में दर्द भी रहता है, लेकिन फिर भी आप इस काम में लगी रहती हो। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। बेटा, अब मेहनत नहीं करूंगी तो कैसे काम चलेगा? दुख तो इस बात का है कि इतना सब करके भी मैं अब तक तुझे स्कूल नहीं भेज पाई हूँ। माँ, आप ये सब मत सोचो, मुझे स्कूल नहीं जाना, और अब से आप ये सिलाई का काम भी नहीं करोगी। अब से मैं काम करूंगा। हैं? तू काम करेगा? ये तू क्या बोल रहा है बेटा? हाँ माँ, वो मेन बाजार में जो सबसे बड़ा ढाबा है ना, वहाँ एक वेटर की जरूरत है। मुझे आज ही इस बारे में पता चला। मैंने सोच लिया है माँ, मैं आज ही वहाँ जाकर काम की बात करता हूँ। नहीं बेटा, तू रहने दे, मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगी। नहीं माँ, मैं पापा को तो खो ही चुका हूँ, अब आपको नहीं खो सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे काम कर लेने दो माँ। राजू ने अपनी माँ कावेरी को आराम देने के मकसद से उस ढाबे पर वेटर की नौकरी शुरू तो कर दी, लेकिन ये काम ना तो उसकी पसंद का था और ना ही उसके बस का। लेकिन फिर भी उसने खुद को समझाया और पूरी मेहनत से ढाबे में काम करने लगा। हालांकि उसे जब भी वक्त मिलता वो ढाबे पर ही अपने बचपन के शौक को पूरा करता रहता, मतलब कागज पर कुछ न कुछ डिजाइन बनाता रहता था। लेकिन ये बात ढाबे के मालिक किशोर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। असल में वो राजू की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था और कम पैसों में राजू से ज्यादा काम निकलवाना चाहता था। इसीलिए वो हमेशा राजू को डांटता ही रहता था। एक बात बता भाई, कहाँ का लाट साहब हो रखा है तू, जो तुझे हर बार आवाज देकर बुलाना पड़ता है? तुझे पहले ही दिन बताया था कि तू वेटर है यहाँ का, सारा दिन यहीं खड़े रहना है तुझे, कस्टमर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुझे तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। अब
अभी परसों तो फाड़े थे मैंने ये तेरे सारे के सारे पोथी पत्थर, फिर से बना लिए तूने। इसका मतलब तू परसों से इन्हें ही बनाने में लगा है, काम पर तो ध्यान ही नहीं है तेरा। नहीं मालिक, ये तो मैंने खाली वक्त में बनाए हैं और कई तो घर पर बनाए थे। बातें मत बना मेरे सामने। सारा दिन ढाबे पर इतना काम रहता है तो कहां से मिल जाता है तुझे खाली वक्त? तू ऐसे नहीं मानेगा। लगता है एक बार फिर से तेरे दिमाग को ठिकाने पर लाना पड़ेगा। किशोर राजू के बनाए डिजाइनों वाले कागजों को फिर से फाड़ने ही वाला था कि तभी पास की टेबल पर बैठे एक कस्टमर ने फौरन अपनी कुर्सी से उठकर किशोर का हाथ पकड़ लिया और उससे बोला, अरे ये क्या कर रहे हो भाई? इस बच्चे ने कितनी मेहनत से बनाए होंगे। ये सब तुम ऐसे ही उसकी मेहनत को बेकार कैसे कर सकते हो? मेहनत? अरे क्या खाक मेहनत करता है ये साहब, बस सारा दिन वक्त बर्बाद करता रहता है। क्या बनाया होगा इसने सिवाय उल्टी सीधी लाइनों के? देखिए दिखाता हूं आपको। किशोर एक कागज को खोलता है और फिर खुद ही चौंक जाता है। ये तूने बनाया है? ठीक सा ही है। अब लेकिन साहब ये बताओ, मैं ये सब करने की पगार देता हूं क्या इसे? और तो और इसकी माँ को दिखाई कम देता है तो उसे खाना ना बनाना पड़े, इसके लिए अलग से 2 वक्त का खाना ये मेरे ढाबे से ही लेकर जाता है, अपने लिए भी और अपनी माँ के लिए भी। अब इतना सब कर रहा हूं मैं तो इससे अच्छे काम की उम्मीद तो करूंगा ही ना। देखो मैं तुम्हारे ढाबे पर अक्सर आता रहता हूं, मैंने हर बार इस बच्चे को पूरी लगन से अपना काम करते देखा है। ये तभी यहां से जाता है जब यहां इसकी जरूरत नहीं होती। और वैसे भी ये बच्चा है, अगर प्यार से समझाओगे तो समझ जाएगा। राजू की हिमायत करने वाले ये सेठ ताराचंद थे, जो शहर के एक जाने माने ज्वेलर्स थे। उन्होंने पहले भी कई बार किशोर को राजू से बुरी तरह बात करते देखा था और फिर आखिरकार उन्होंने उस दिन किशोर को रोक ही दिया। किशोर ताराचंद से बहस करके अपना एक अच्छा कस्टमर खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने आगे बहस नहीं की और वहां से चला गया। फिर उसके जाने के बाद, बेटा तुम्हारा नाम राजू है ना? नहीं साहब, मेरा नाम है वेटर राजू। वैसे तुम्हारा नाम तो कलाकार राजू होना चाहिए था। सच में बेटा तुमने बहुत अच्छे डिजाइन बनाए। ये सब कहां से सीखा तुमने? मेरे पापा एक ज्वेलरी डिजाइनर थे, ये सब मैंने उन्हें देखकर ही सीखा। मैं हमेशा से उनके जैसा बनना चाहता था। सेठ ताराचंद के पूछने पर राजू अपने बारे में सब कुछ उन्हें बताता है और फिर अपने पिता को याद करके रोने लगता है। अब रो मत बेटा, माना कि वक्त मुश्किल है लेकिन देखना तुम, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ताराचंद राजू को उस दिन ढाबे पर अपने साथ बिठाकर खाना खिलाता है, साथ ही मदद के तौर पर उसे कुछ पैसे भी दे देता है। ये लो बेटा, ये पैसे रख लो और अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाना, ठीक है? राजू सेठ ताराचंद के पैरों में गिरकर उन्हें शुक्रिया कहता है और फिर वापस से खुशी खुशी अपने काम में लग जाता है। इसके बाद सेठ ताराचंद कई दिनों तक उस ढाबे पर नहीं आए। फिर करीब 15 दिनों के बाद जब वो वापस उस ढाबे पर खाना खाने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि किशोर फिर से राजू को सबके सामने बुरी तरह से डांट रहा। देख भाई राजू, मैंने कोई खैरात खाना खोलकर नहीं रखा है। तुझे काम करना है तो ठीक से कर, वरना निकल बाहर मेरे ढाबे से। ताराचंद एक बार फिर किशोर को टोकते हैं और किशोर चुपचाप वहां से चला जाता है। क्या बात है राजू, ये तुम्हें इतना डांट क्यों रहा था? वो मुझसे कांच की प्लेट ले जाते वक्त जमीन पर गिर गई और वो टूट गई साहब। ओहो, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी माँ कैसी है अब? उन्हें डॉक्टर को दिखाया तुमने? नहीं साहब, माँ तो उससे पहले ही चली गई। वो भी मुझसे बहुत दूर चली गई, जैसे पापा चले गए थे। इतना कहकर राजू जोर जोर से रोने लगता है। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ दिख रहा था। वो इस दुनिया में अब बिल्कुल अकेला था, साथ ही बेसहारा भी। इत्तेफाक से उस दिन ताराचंद के साथ उनकी पत्नी केशलता भी वहीं पर थी। सुनिए, इस बच्चे का आज हमें इस हालत में मिलना, लगता है भगवान ने हमारी मन्नत पूरी कर दी है। ताराचंद को अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई थी। दरअसल ताराचंद और उनकी पत्नी शादी के 10 सालों के बाद भी बेऔलाद थे और उस दिन एक बड़े तीर्थ स्थल से संतान प्राप्ति की मन्नत मांगकर सीधे ढाबे पर ही आए थे। सब कुछ ऐसा था मानो भगवान ने कड़ियां जोड़कर रखी थी। राजू ताराचंद के सूने परिवार को पूरा करने वाला था और ताराचंद राजू के हर सपने को उड़ान देने वाला था और बाकी के लोगों को बातचीत का एक नया मुद्दा मिलने वाला था कि कैसे एक ढाबे का वेटर एक ही दिन में करोड़पति बन